दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले वीडियो में हम लोगों ने कुल 5 परिभाषाएं लिखी थी, जिनमें पहला था इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके सूत्र लिखे, उसका मात्रक लिखा और भी जरूरी चीज़ें उसमें लिखी। उसके बाद में हम लोगों ने काइंस लिखा। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। उसके बाद में हम लोगों ने आवेश का इलेक्ट्रॉन थियरी लिखा। आवेश कैसे उत्पन्न होगा, वह बहुत जरूरी चीज है समझना। आवेश तभी उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन जाए। और उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टर्स या चालक पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि चालक वे पदार्थ हैं जो जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से या सुगमता पूर्वक हो सकता है या होता है। चालकों की 2 विशेषताएं हम लोगों ने लिखी। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और चालकों पर दिया गया आवेश उसके पूरी सतह पर फैल जाता है। अब मान लिया जाए कि यह कोई चालक गोला है, यहाँ आवेश देंगे तो यह आवेश यहीं नहीं रुकेगा, इसके पूरे सतह पर फैल जाएगा। यह चालक का सबसे प्रमुख गुण है। इसके बाद यह डेफिनेशन है नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर, कुचालक पदार्थ। इसमें हम लोग यह समझ लें कि कुचालक पदार्थ या कुचालक वे पदार्थ हैं जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं। इसमें ध्यान यह देना है कि चालक से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। कुचालक से भी विद्युत का प्रवाह होता है, परंतु बहुत कम, क्योंकि कुचालक यह कोशिश करते हैं कि उनसे आवेश का प्रवाह नहीं हो और इस कारण वे प्रवाहित होने वाले विद्युत या आवेश पर उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं। यह कुचालकों का विशेष गुण है। इसमें यह जरूर समझ लिया जाए कि कुचालक से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, ऐसा नहीं है, यह बहुत कम होगा, क्योंकि कुचालक प्रवाहित होने वाले विद्युत या आवेश पर उच्च प्रतिरोध आरोपित करेंगे और चालक बहुत ही कम प्रतिरोध आरोपित करेंगे। चालकों की तरह कुचालकों की भी 2 विशेषताएं हैं। पहला यह कि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य या शून्य होती है, और दूसरा कि कुचालकों पर दिया गया आवेश उसी स्थान पर स्थिर रहता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि अगर हम लोग 1 घन मीटर तांबे का कोई टुकड़ा लें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻32 होती है, जबकि 1 घन मीटर कोई कुचालक लें तो उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁸ होती है लगभग। अब यह समझ सकते हैं, हम लोगों ने कहा था कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। तो 10⁻32 की तुलना में 10⁸ नगण्य है, बहुत ही कम है। दूसरी जो सबसे डिफरेंट या अलग विशेषता है कुचालक की, कि अगर यह कोई कुचालक है और इस पर आवेश देंगे तो जहां देंगे वहीं रुका रहेगा। कुचालक के जिस स्थान पर आवेश देंगे, आवेश उसी स्थान पर रुका रहेगा, जबकि चालक पर दिया गया आवेश उसके पूरी सतह पर फैल जाएगा। कुचालक के इस गुण का उपयोग हम लोग कई जगहों का, जैसे वांडी ग्राफ जनरेटर हम लोग पढ़ेंगे। वांडी ग्राफ जनरेटर, उसका बेल्ट कुचालक होता है, उस पर दिया गया आवेश जहां देते हैं वही स्थिर रहता है, उसको वह कैरी करता है, ढोता है। तो यह चालक और कुचालक पदार्थ हुए। एक बार फिर से समझ लें कि चालक वे पदार्थ हुए जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से या सुगमता पूर्वक हो। कुचालक वे पदार्थ हैं जिनसे होकर
विद्युत का प्रवाह मुश्किल से हो, कठिनाई से हो, क्योंकि कुचालक उच्च प्रतिरोध आरोपित करेंगे या प्रयास करेंगे कि आवेश का प्रवाह नहीं हो। कुचालक की दो विशेषताएं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य या शून्य होगी, और कुचालकों पर अगर आवेश देंगे तो जहां दिया जाएगा उसी स्थान पर स्थिर रहेगा। उदाहरण के तौर पर सभी अधातुएं, पत्थर, रबर, प्लास्टिक इत्यादि, सूखी हुई लकड़ी भी इसका उदाहरण हो सकता है। इसमें सभी अधातुएं एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिखा है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है। ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी वह विद्युत का चालक है। उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है, और पेंसिल में जो हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट ही है, जिससे हम लोग लिखते हैं पेंसिल में। तो ग्रेफाइट अपवाद है, जो अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में हम लोग समझ लें, आवेशन की विधियां। एक बार फिर से हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज को समझ लिया जाए। हम लोगों ने कहा कि किसी पिंड पर आवेश तब उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन उस पिंड से बाहर जाए या बाहर से उस पिंड पर आए। मूल रूप से सभी पदार्थ उदासीन होते हैं, विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, क्योंकि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, और परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या समान होती है। धन आवेश प्रोटॉन का आवेश है, जो नाभिक के अंदर होता है। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो नाभिक के बाहर होता है। प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता है सामान्यतः। इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल सकता है, परमाणु में आ सकता है। तो किसी पदार्थ पर अगर आवेश उत्पन्न होगा तो दो ही संभावनाएं हैं, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन जाए। अगर इलेक्ट्रॉन आए तो ऋण आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन जाए तो धन आवेश होगा। इसमें एक और चीज समझना है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है, यानी आवेश में हमेशा द्रव्यमान होता ही है, परंतु द्रव्यमान में हमेशा आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं जा रहा है तो अपना द्रव्यमान लेके जा रहा है, कहीं से आ रहा है तो अपना द्रव्यमान लेके आ रहा है। अब आवेश के लिए या किसी पिंड को आवेशित कितने तरीकों से कर सकते हैं, वह मेथड्स ऑफ चार्जिंग है या आवेशन की विधियां हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे आसान या प्रचलित तरीका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन। इसमें हम लोग यह कहते हैं कि यदि दो उपयुक्त पदार्थों को उपयुक्त परिस्थिति में रगड़ा जाए, यानी आपस में रगड़ा जाए, तब कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और दूसरा उसे ग्रहण करेगा। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। और यह जो प्रक्रिया है यह घर्षण के द्वारा आवेशन कहलाती है। दोस्तों, आवेश की उत्पत्ति घर्षण के द्वारा आवेशन के द्वारा ही हुई थी। हम लोगों ने यह लिखा भी था, थेल्स ने सबसे पहले यह पाया कि अगर अंबर के किसी टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो अंबर का टुकड़ा छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। अब उपयुक्त परिस्थिति माने उचित परिस्थिति होनी चाहिए, उचित पदार्थ होने चाहिए। उचित पदार्थ का मतलब कि दो ऐसे पदार्थ होने चाहिए जिनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा उसको ग्रहण करे। अब कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और कौन सा उसे ग्रहण करेगा, यह पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसके अलग अलग पेयर्स या अलग अलग जोड़े हो सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में अगर दो उचित पदार्थ हों, उपयुक्त पदार्थ हों, उनको उपयुक्त परिस्थिति में रगड़ा जाए
तो कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और दूसरा उसे ग्रहण करेगा। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, एक बार फिर से देख लें। इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, सोडियम और क्लोरीन इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। सोडियम और क्लोरीन इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो क्लोरीन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसी स्थिति में क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है और इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। इस कारण सोडियम पर एक धन आवेश उत्पन्न होता है और क्लोरीन पर एक ऋण आवेश उत्पन्न होता है। दोस्तों, आवेशन की कुल 3 विधियां हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने देखा घर्षण के द्वारा आवेशन। जैसे रेशम के कपड़े से कांच के छड़ को रगड़ें। ध्यान दोगे, प्रायः गर्मी के दिनों में अगर मच्छरदानी को हम लोग निकालते हैं, बहुत गर्मी हो तो चटचट की आवाज आती है, या कंघी से सूखे बाल को झाड़ें और बाह के ऊपर ऐसे इस तरह से नजदीक ले आए तो बाल खड़े हो जाते हैं। ये सभी घर्षण के द्वारा आवेशन के उदाहरण हैं। दोस्तों, आवेशन की दूसरी विधि चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि माना किसी धनावेशित क्षर ए को कुचालक स्तंभ पर रखे गए एक चालक गोले बी के समीप लाया जाता है। गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षर की ओर आकर्षित होते हैं, अतः गोले के बाईं सतह पर ऋण आवेश और दाईं सतह पर धन आवेश उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को प्रेरण के द्वारा आवेशन कहा जाता है। इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि यह एक धनावेशित क्षर है। मान लिया जाए कि यह एक धनावेशित क्षर है, इस पर धन आवेश है पहले से, और इस क्षर का नाम हम लोगों ने ए दिया। इस क्षर को एक गोले के समीप लाया जाता है। यह गोला अनावेशित है, परंतु इसको कुचालक स्तंभ पर रखा गया है। इस गोले का नाम हम लोगों ने बी दिया। चूंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, हम लोग यहाँ पढ़े हैं, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो यह मुक्त गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आवेश के कारण आकर्षित होंगे और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि इस गोले के बाईं सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा और इस गोले के दाईं सतह पर उसी परिमाण में धन आवेश उत्पन्न होगा। यह जो प्रक्रिया है यह प्रेरण के द्वारा आवेशन है। अब अगर हम लोग इस गोले की दाईं सतह को, इस गोले के दाईं सतह को भूयोजित कर दें, पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, अर्थिंग कर दें, तो यह धन आवेश समाप्त हो जाएगा, या यह कहें कि उदासीन हो जाएगा। क्यों उदासीन हो जाएगा? तो धन आवेश का मतलब कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। अर्थिंग करते ही पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा और धन और ऋण मिलकर शून्य हो जाएगा। तो यह जो आवेश है, गोले का जो धन आवेश है, अर्थिंग के कारण समाप्त हो जाता है। इसलिए इस आवेश को मुक्त आवेश कहा जाता है। इस आवेश को मुक्त आवेश कहा जाता है। ध्यान दो कि मुक्त आवेश गोले पर उत्पन्न वह आवेश है जो भूयोजन के कारण समाप्त हो जाता है।
परंतु यह जो ऋण आवेश है वह इस क्षर के धन आवेश के आकर्षण से बंधा हुआ है, तो यह अर्थिंग के कारण उदासीन नहीं हो पाता है। इसलिए गोले के ऋण आवेश को बद्ध आवेश कहा जाता है। गोले के ऋण आवेश को बद्ध आवेश कहा जाता है, बाउंड चार्ज कहा जाता है। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा कि अर्थिंग के कारण यह गोले का धन आवेश समाप्त हो जाएगा, मुक्त आवेश समाप्त हो जाएगा। बद्ध आवेश क्षर के धन आवेश के आकर्षण से बंधा हुआ है, इसलिए यह समाप्त नहीं होगा। अब यहाँ से अर्थिंग हटा दिया गया, यह हटा दिया जाए और इस क्षर को भी दूर हटा दिया जाए, तो यह ऋण आवेश इस गोले के पूरी सतह पर फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि चालकों पर दिया गया आवेश उसके पूरे सतह पर फैल जाता है। और अब हम लोग यह समझ सकते हैं कि यह जो गोला है वह ऋणावेशित हो गया। यह जो प्रक्रिया है यह प्रेरण के द्वारा आवेशन हुई, प्रेरण के द्वारा आवेशन हुई। अब अगर क्षर ऋणावेशित होता तो इस गोले पर धनावेश उत्पन्न होता। क्षर धनावेशित है तो इस गोले पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ। इस प्रक्रिया को हम लोग एक बार फिर से समझ लें कि धनावेशित क्षर को चालक गोले के समीप ले आए। यह चालक गोले को कुचालक स्तंभ पर रखा गया है। अगर कुचालक स्तंभ पर नहीं रखेंगे तो यह पृथ्वी के संपर्क में होगा और आवेश उत्पन्न होगा ही नहीं। कुचालक स्तंभ पर रखा गया यह चालक गोला, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्षर के धन आवेश के कारण इस गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षर की ओर आकर्षित हुए, तो गोले के बाईं सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ और दाईं सतह पर धन आवेश उत्पन्न हुआ। अब हम लोगों ने क्या किया कि इस गोले को अर्थिंग कर दिया, भूयोजित कर दिया। तो गोले का जो ऋण आवेश है उसको मुक्त आवेश कहा गया, क्योंकि वह फ्री है मूव करने के लिए, यह उदासीन हो गया अर्थिंग के कारण। लेकिन जो ऋण आवेश था वह धन क्षर के धन आवेश के आकर्षण से बंधा हुआ था, तो वह बद्ध आवेश हुआ। अब हम लोगों ने यह किया कि अर्थिंग को यहाँ से हटा दिया और इस क्षर को दूर कर दिया, तो गोले पर ऋण आवेश फैल गया। यह जो प्रक्रिया है यह प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाती है। बच्चों, आवेशन की यह तीसरी विधि है चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन। मान लिया जाए कि एक चालक है जो आवेशित है, इसको दूसरे चालक के संपर्क में लाया जाता है जो अनावेशित है, जिस पर आवेश नहीं है, तो दूसरे चालक पर भी समरूप आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ ध्यान दिया जाए कि हम लोग समरूप कह रहे हैं, समान नहीं। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि यह कोई गोला है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ए। इस गोले पर धन आवेश है, पहले से यह गोला आवेशित है, यह धन आवेश है। यह एक दूसरा गोला है बी, जिस पर कोई आवेश नहीं है। अब हम लोग किसी तार से इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब क्या होगा? तो इस गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आवेश की ओर आकर्षित होंगे। अब जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होंगे उसी परिमाण में इस गोले पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो यह जो गोला पहले से उदासीन है, इस गोले पर भी धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान दो, इसमें हम लोगों ने यह कहा कि अगर पहले गोले पर धन आवेश है, दूसरे गोले पर कोई आवेश नहीं है और दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो दूसरे गोले पर भी धन आवेश उत्पन्न होगा। यह समरूप आवेश हुआ। अब दूसरे गोले पर आवेश उत्पन्न कितना होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे गोले का आकार कैसा है।
उसके पदार्थ की प्रकृति कैसी है, यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लिया जाए कि यह कोई बर्तन है और इस बर्तन में यहां तक पानी भरा हुआ है। दूसरा बर्तन है जो खाली है। अब इन दोनों को जोड़ें तो समझ सकते हो बहुत आसानी से कि इस बर्तन का पानी इस बर्तन में आएगा। अब इसमें पानी कितना होगा और इसमें पानी कितना रह जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह बर्तन का आकार कैसा है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई आवेशित पदार्थ है, कोई आवेशित चालक है या कोई पदार्थ है, दूसरे अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो दूसरे चालक पर भी समान आवेश उत्पन्न होगा। अगर पहले पर धन आवेश है तो दूसरे पर भी धन आवेश उत्पन्न होगा। अगर पहले पर ऋण आवेश है तो दूसरे पर भी ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इस प्रक्रिया को चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं या चार्जिंग बाई कांटेक्ट, संपर्क के द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो आवेशन की 3 विधियां, पहला घर्षण के द्वारा, दूसरा प्रेरण के द्वारा, तीसरा चालन के द्वारा या संपर्क में लाने पर। आवेशन की ये 3 विधियां हैं और इसी प्रकार से हम लोग किसी अनावेशित पिंड को आवेशित कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ज से संबंधित यह अंतिम टॉपिक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के मूल गुण या मौलिक गुण। तो आवेश के 4 मूल गुण होते हैं। पहला है एडिशन ऑफ चार्ज, पहला है एडिशन ऑफ चार्ज, आवेशों का योग, आवेशों का योग। इसमें हम लोग यह समझ लें कि चार्ज एक अदिश राशि है, अतः इसमें सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। संख्याओं में भी सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। इसीलिए आवेशों को वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ा जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि मान लिया जाए कि यह कोई पदार्थ है जिसके या कोई पिंड हुआ जिसके विभिन्न क्षेत्रों में कई आवेश हैं। इसके विभिन्न क्षेत्रों में कई आवेश हैं और हम लोगों को कुल आवेश निकालना है। तो संख्याओं की तरह कुल आवेश निकालने के लिए सबको हम लोग जोड़ेंगे। अगर इस पदार्थ का कुल आवेश Q हो तो यह बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब अगर ऋण आवेश हो तो क्या होगा, तो जहां धन है वहां ऋण हो जाएगा। तो हम लोग यह कहते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। अतः किसी पिंड का कुल आवेश उसके विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। यह जो गुण हुआ यह आवेशों का एडिशन ऑफ चार्ज या आवेशों का योग हुआ। एक बार फिर से समझ लें कि आवेशों को हम लोग उसी प्रकार जोड़ सकते हैं जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं। आवेश के दूसरे गुण में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। दोस्तों, संरक्षण का सिद्धांत भौतिक शास्त्र का एक मौलिक या मूलभूत सिद्धांत है। यह ऊर्जा के साथ लागू होता है, संवेग के लिए लागू होता है, आवेश के लिए लागू होता है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है,
आवेश को नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, तब किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित या अचर रहता है। यहाँ निकाय में हम लोग यह कहेंगे कि किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश हमेशा अचर या संरक्षित रहता है। एक बार फिर से समझ लें कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, अतः किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश हमेशा अचर रहेगा। उदाहरण के लिए हम लोग समझ लें कि यह सोडियम और क्लोरीन, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन होता है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 प्रोटॉन होते हैं। दोनों के रिएक्शन से पहले अगर हम लोग कुल धन आवेश निकालें तो यह 28 धन आवेश और 28 ऋण आवेश होगा। अब जब दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है और क्लोरीन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, परंतु उस स्थिति में भी कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों के रिएक्शन होने के बाद भी 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 28 प्रोटॉन होते हैं। तो किसी भी निकाय का या वियुक्त निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित या अचर होगा, क्योंकि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी में देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। इसमें हम लोग यह समझ लें कि आवेश का सबसे न्यूनतम परिमाण जो प्रकृति में मूल रूप से पाया जाता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। आवेश का न्यूनतम परिमाण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है उसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसे मूल आवेश कहा जाता है, इसे मूल आवेश कहा जाता है और ई द्वारा सूचित किया जाता है। यह आवेश मूल कणों पर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का संकेत या इलेक्ट्रॉन का आवेश -e और प्रोटॉन का आवेश +e होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी पिंड पर आवेश तब उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन उस पिंड से जाए या उस पिंड पर आए। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आधा इलेक्ट्रॉन मिले, 1/3 इलेक्ट्रॉन मिले, यह संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। किसी पदार्थ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो उस पर आवेश 1 गुने 1.6 10⁻19 होगा। इसी तरह से किसी भी पिंड पर जो उत्पन्न आवेश होगा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। किसी पिंड पर उत्पन्न आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यह जो आवेश का गुण है इसे आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। अब अगर किसी पिंड का आवेश Q है तो Q बराबर होगा ±NE। N पूर्ण संख्या हो गया, N पूर्ण संख्या 1 2 3 4 और E मूल आवेश। इस विधि से हम लोग किसी पिंड पर उत्पन्न आवेश की गणना कर सकते हैं।
यह आवेश का क्वांटाइजेशन। एक और इसमें आवेश का गुण है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। आवेश का अपरिवर्तन। इसको हम लोग यह कहते हैं इसमें कि अगर कोई पिंड जिस पर कोई आवेश है, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि पिंड स्थिर है या गतिशील है। मतलब कि किसी पिंड का आवेश उसकी अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है तब भी उस पर माइनस ई चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन गतिशील है तब भी उस पर माइनस ई चार्ज होगा। मतलब कि चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। मतलब कि किसी पिंड का आवेश उसकी गति से स्वतंत्र होता है। यह जो गुण है यह इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो आवेश के 4 गुण हुए, प्रायः यह 3 ही पढ़ाया जाता है, या देखोगे किताब में भी है। पहला कि आवेशों को संख्याओं की तरह जोड़ा जा सकता है। दूसरा, आवेश न उत्पन्न होगा न नष्ट होगा, इसलिए किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश हमेशा अचर होगा। और तीसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी पिंड पर उत्पन्न कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। किसी पिंड पर उत्पन्न कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस Ne, इलेक्ट्रॉन जाए तो प्लस Ne। और चौथा कि किसी पिंड का आवेश इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि पिंड विराम में है या गति में है, यानी कि चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित यह 8 टर्म हम लोगों ने पढ़ा, और सिलेबस के अनुसार यूनिट 1 का यह पहला टॉपिक था, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें यह 8 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। आशा है कि यह पसंद आएंगे, समझ में आएगा। इस वीडियो को देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगला वीडियो जल्दी से और आसानी से तुम्हारे पास पहुंच सके। थैंक यू।